हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज ये होने वाला अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है पी ब्लॉक का। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा और पी ब्लॉक के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन खत्म होने के बाद में आपकी 11वीं क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे 12वीं क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हैलाइड्स की बात करेंगे। अपन कौन सा ग्रुप पढ़ रहे थे जी? पी ब्लॉक के अंदर अपन 13वां ग्रुप जो है वो पढ़ चुके हैं। 14th ग्रुप अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसी 14th ग्रुप को खत्म कर देंगे। भैया पी ब्लॉक के अंदर तो और भी तो ग्रुप आते हैं, 15वां 16वां 17वां, वो कहाँ गए? तो मैंने कहा कि वो पढ़ेंगे अपन 12वीं क्लास के अंदर भी। एक पी ब्लॉक नाम का चैप्टर है, ये अभी अपन पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास का पी ब्लॉक। 12वीं क्लास वाले के अंदर अपन पढ़ेंगे। आगे के जो ग्रुप आएंगे वो 12वीं क्लास वाले के अंदर आएंगे। अभी का क्या पढ़ रहे हैं अपन? 11वीं क्लास का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन 14th ग्रुप पढ़ रहे हैं और ये हैलाइड्स किसकी पढ़ रहे हैं अपन? 14th ग्रुप की ही हैलाइड्स पढ़ रहे हैं। हैलाइड किसको बोलते हैं भाई? अपना ये जो क्या है 14th ग्रुप के एलिमेंट है, ये तत्व किसके हैं? 14th ग्रुप के। कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये सारे किसके हैं? 14th ग्रुप के। ये अगर हैलोजन ग्रुप से जुड़े हुए हों, हैलोजन से ये जुड़े हुए हों, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? हैलाइड बन जाएंगे। जैसे मान लो कार्बन को मैंने फ्लोरीन के साथ में जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? हैलाइड बन गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है, चलो। तो ये कैसे हैलाइड बनाते हैं? CX4 टाइप की हैलाइड बनाते हैं। SiX4, GeX4, ठीक है, SnX4, PbX4, इस टाइप की ये हैलाइड बनाते हैं। अब बात करते हैं इसमें काम की चीज क्या है। पहली बात तो ये जो हैलाइड है वो क्या है? 4 बॉन्ड बना रही है। तो कैसी है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनकी। और थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें अपन, तो जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप के अंदर, जो 14th ग्रुप है उसके अंदर जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी हैलाइड्स जो हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। तो देखो ये ऑर्डर आएगा आपका। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? CX4 की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। उससे कम किसकी होगी? सिलिकॉन SiX4 की। उससे कम किसकी होगी? GeX4 की। उससे कम किसकी होगी? उससे नीचे जाओगे तो आप SnX4 आ जाएगा। उससे कम किसकी होगी? आपके PbX4 की सबसे कम होगी। PbX4 की सबसे कम क्यों हो रही है? क्यों? रीजन ये है कि भैया यहां पर जो है इसके साथ में PbX4 जो है वो यहां पर कौन सी स्टेट में है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि Pb जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें तो वो ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। वो जल्दी से किस में जाना चाहेगा? +2 ऑक्सीडेशन में जाना चाहेगा। यहां इसकी +4 बन रही है, इसलिए क्या है? बहुत ही कम स्टेबल होती है। इस वजह से जैसे जैसे अपने ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं तो थर्मोडायनेमिक जो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक, अब यहां पर अपन ने देखो कार्बन, ठीक है, और उसके साथ में अपन ने क्या चेंज कर दिया? हैलोजन जो है वो अपन ने X4 रखा और वहां पर अपन ने क्या किया? ये कार्बन के साथ में, सिलिकॉन के साथ में और जर्मेनियम के साथ में, Sn के साथ में, Pb के साथ में रखेंगे तो अपना ये वाला ऑर्डर आने वाला है। लेकिन मैं क्या करूं अगर मैं कार्बन जो है, ठीक है, वो सब में मैं कार्बन ही रखूं, जो सेंट्रल एटम है वो मैं कार्बन रखूं और यहां पर हैलोजन को मैं चेंज करता जाऊं। यहां मैंने क्या किया? मैंने सेंट्रल एटम चेंज किया था और जो मैंने हैलोजन है वो सेम रखा था। अगर मैं हैलोजन सारे सेम रखूंगा और सेंट्रल एटम चेंज करता जाऊंगा तो मेरे पास में ये वाला ऑर्डर आने वाला थर्मल स्टेबिलिटी का। लेकिन वही मैं बात करूं किसकी कि भैया ये सेंट्रल एटम जो है वो मैं सेम रख रहा हूं। देखो सब में कार्बन 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 रखा हुआ है। यहां पर देखो एक में कार्बन था, एक में सिलिकॉन था, एक में जर्मेनियम था। तो यहां पर सेंट्रल एटम जो है वो अलग अलग था और यहां पर जो है सेंट्रल एटम जो है मैं सेम रख रहा हूं। अगर मैं सेंट्रल एटम सेम रखूं, सारे कार्बन कार्बन रखूं, लेकिन उनके साथ में जो हैलोजन जोड़ूं वो मैं अलग अलग कर दूं। हैलोजन कौन से अलग अलग कर दूं भाई? एक बार मैंने कार्बन के साथ में फ्लोरीन कर दूं, एक बार मैं क्लोरीन कर दूं, एक बार ब्रोमीन कर दूं, एक बार आयोडीन कर दूं। अगर मैं अलग अलग चेंज करता जाऊं तो मेरे पास में क्या थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा? तो तब ये ऑर्डर आएगा CF4 जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और CI4 जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? जो आयोडीन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब क्या है? दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर्स में भी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। मतलब यहां पर जो आयोडीन जुड़ा हुआ है वो इस कार्बन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो PbI4 जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो CI4 जो है वो एग्जिस्ट तो करता है कम से कम, ठीक है, GeI4 भी एग्जिस्ट करता है, SiI4 भी एग्जिस्ट करता है, SnI4 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन PbI4 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बाबू,
ठीक है, ये पूछ लेता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता वो मैंने आपको बताया कि जो आई नेगेटिव होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहां पर देखो लेड जो है पीबी जो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो I4 वैसे ही है +4 में क्या है टिक नहीं पाता, वैसे ही स्टेबल नहीं था +4 में, ऊपर से ये आ गया आई नेगेटिव जुड़ गया, ये पहले ही बनने को तैयार नहीं था, अपन ने बड़ी मुश्किल से इसको बनाया था और साथ में आई नेगेटिव को जोड़ दिया। आई नेगेटिव क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको क्या कर देगा +4 से +2 के अंदर इसको रिड्यूस कर देगा। ये पहले ही नहीं बनना चाहता था +4 और ऊपर से ये आग लगाने के लिए और आ गया तो इसको +2 में कर देता है, इसलिए वजह से ये बन ही नहीं पाता। PbI4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो, ये एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में नहीं आता। ये बातें हो गई हाइलाइट्स की। हाइलाइट्स में आपको काम की बात क्या रखनी है, ये दो ऑर्डर आपको याद रख लेने हैं, किसके, थर्मल स्टेबिलिटी के दोनों ऑर्डर हैं, और आपको ये वाली बात याद रखनी है कि PbI4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फिर बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड का मतलब क्या है कि भैया आपने हैलाइड बना रखी है, हैलाइड को पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, ठीक है, वो बात हो रही है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि आप हैलाइड को पानी में डालोगे तब क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, बस वही हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, पानी में डालने पर क्या होता है। देखो ये अपनी हैलाइड से CH4 SiX4 GX4, ठीक है, इनको पानी में डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करें, SiCl4 की बात कर लेते हैं। SiCl4 को जब आप H2O में डालोगे पानी, ठीक है, पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, सिलिसिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा, सिलिसिक एसिड बनेगा। फॉर्मूला याद रखना SiOH4, ठीक है, सिलिसिक एसिड बनता है, साथ में HCl बनता है। तो SiCl4 को जब आप पानी में डालोगे तो क्या बनता है, सिलिसिक एसिड बनता है। अगर आप बोलो भैया SiCl4 को नहीं डालूंगा मैं, तो किसको डालूंगा, CCl4 को डालूंगा पानी में, तो क्या होगा, CCl4 को जब आप पानी में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। देखो SiCl4 को जब आप पानी में डालोगे, SiCl4 हैलाइड है, तो मानते हो ना भाई, सिलिकन जो है वो क्या है, 14th ग्रुप का मेंबर है। और वहीं बात करूं मैं Cl की, तो वो क्या हैलोजन है, दोनों साथ में जुड़े तो क्या हैलाइड तो है ही, ठीक है, बिल्कुल भैया हैलाइड है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं SiCl4 को H2O में डालूं तो क्या बनेगा, मैंने कहा कि सिलिसिक एसिड बनेगा। और अगर मैं CCl4 को अगर मैं H2 में डालूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। वहीं मैं बात करूं SiF4 को, ये भी हैलाइड है, इसको जब मैं पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा, सिलिसिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में फ्लोरोसिलिसिक एसिड भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। SiCl4 को जब पानी में डालोगे, H2O के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिलिसिक एसिड मिल जाएगा। वहीं CCl4 को पानी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता है। और SiF4 जो है वो उसको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, सिलिसिक एसिड के साथ में फ्लोरोसिलिसिक एसिड भी बनाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की, कार्बन के अपरूप, ठीक है, कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं उनकी बात करते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इसमें 3 हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और एक होता है फ्यूलरीन, ठीक है। पहले बात करेंगे डायमंड की, ठीक है। डायमंड, तो डायमंड जो है उसका ये स्ट्रक्चर देख लो भाई, ये डायमंड होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जहां पर ये आपको डॉट डॉट दिख रही है, ये डॉट डॉट दिख रही है, क्या कार्बन है, ये डॉट डॉट क्या है, ये कार्बन है जी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। और इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आप देख लो, 154 पिकोमीटर इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। ये 3D नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, ये पूरा 3D नेटवर्क है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है, देखने से पता लगा कि 3D नेटवर्क है। 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल का शॉर्ट में बोलते हैं 3D, है ना, तो 3D नेटवर्क बनाता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक, हिंदी में लिखा जाए इसको, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये जो आपको बोले डायमंड क्या होता है, तो डायमंड जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है और हार्ड होता है, कठोर होता है, ये ना कठोर होता है डायमंड, ठीक है। यूज किसमें भाई, डायमंड का काम किस, डायमंड को काम किसमें लिया जाता है, तो मैंने कहा कि मेकिंग कटर्स, कटर बनाने में काम में लिया जाता है डायमंड को। जो हार्ड मटेरियल जैसे ग्लास कटिंग होगी, उसका जो कटर आता है ना, अरे ग्लास को काटने के लिए जो कटर आता है वो भी किसका बना होता है, डायमंड का। जैसे जो हार्ड जो कटर बनाते हैं, जो हार्ड चीज को काटने के लिए बनाए जाते हैं, तो वो कटर उनको बनाने में डायमंड का यूज में लिया जाता है। तो डायमंड की मैंने बात करी, पहला जो कार्बन का अप्रूव है वो क्या है, डायमंड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, 3D नेटवर्क होता है इसका, ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती, हार्ड किस्म का होता है, ठीक है। और यूज की बात करो तो एक कटर बनाने के काम में आता है, पहला अप्रूव हो गया। दूसरे की बात करेंगे तो ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, ध्यान से देखो,
ग्रेफाइट क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था ना, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर देखो ये तीन ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, तीन ही बॉन्ड बनाता है, चौथा बॉन्ड नहीं बनाता। मतलब इनका जो एक इलेक्ट्रॉन जो है 3 बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी ये नीचे वालों की तरफ जाएगा, कभी कभी इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो घूमता रहता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो वो घूमता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण तीन इलेक्ट्रॉन ने क्या बना रखे हैं, एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड, एक वो बॉन्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी फ्री है। कार्बन आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन बना सकता, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। तो उनमें से 3 ने बॉन्ड बना लिया, तो 3 तो क्या हो गए, बढ़िया कपल बन गए, लेकिन एक अभी भी सिंगल घूम रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे उसको। तो उसकी वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है, सुचालक होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, सुचालक। तो ये क्या है, विद्युत का, विद्युत, एक मिनट, ये क्या है, विद्युत सुचालक, विद्युत सुचालक या फिर चालक, जो भी आप समझो वही है, ठीक है। तो ये क्या है, विद्युत सुचालक। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, वाई और आपस में मिक्स हो गए। इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में विद्युत का सुचालक या फिर चालक, चालक लिख देते हैं, चलो विद्युत का चालक, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक होता है, इसके में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, ठीक है, ये चालन कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी का। यूज की बात करें तो लुब्रिकेंट के रूप में यूज में लिया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में देखो, ये देखो, इसमें एक ऊपर की परत ये हो गई, ठीक है, ये नीचे की परत हो गई, तो दोनों जो परत है उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बहुत ही वीक बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐसे दोनों जो परतें हैं वो आपस में ऐसे स्लाइड हो जाती हैं ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे स्लाइड होती रहती है। इस वजह से ये क्या है, लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। ये सॉफ्ट होती है, वहीं मैं बात करूं ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और वहीं बात करूं मैं इसकी डायमंड की तो ये हार्ड होता है। तो इनके बीच में भी कंपैरिजन कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डायमंड जो वो हार्ड होता है, वहीं ग्रेफाइट जो वो सॉफ्ट होता है। ये कुचालक होता है डायमंड विद्युत का, और जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, सुचालक होता है, फिर चालक होता है, ठीक है। अब बात करें तो दो टाइप का क्या होता है आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की दो फॉर्म होती हैं, एक होता है अल्फा ग्रेफाइट और एक होता है बीटा ग्रेफाइट। अल्फा ग्रेफाइट जो होता है उसमें कैसे होती है, एबी टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। ये अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे इसको और अच्छे से। अभी बस इतना ध्यान रखो कि दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा ग्रेफाइट, एक होता है बीटा ग्रेफाइट। बीटा ग्रेफाइट उसमें क्या है, एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। अब एक चीज और पूछ ली जाती है यार डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में, कि ग्रेफाइट है वो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है किसके मुकाबले में, डायमंड से। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में कंपैरिजन करवाएं अपन, तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो होता है आपका ग्रेफाइट, जो वो ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड और ग्रेफाइट की अपन बात करें तो, ठीक है। फिर तीसरा जो है, पहला अपन ने पढ़ा डायमंड, दूसरा अपन ने पढ़ा फ्यूलरीन, तीसरा अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, पहला अपन ने पढ़ा डायमंड, दूसरा अपन ने पढ़ा ग्रेफाइट, तीसरा पढ़ रहे हैं अपन फ्यूलरीन, ठीक है। फ्यूलरीन को और क्या बोलते हैं, C60 भी इसको कहा जाता है, C60 भी इसको कहा जाता है, और इसको बकमिंस्टर फ्यूलरीन भी इसको बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में फ्यूलरीन बोलते ही हैं। ये देखो फ्यूलरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है। तो देखो इसको, दिस स्ट्रक्चर ऑफ C60 भी इसको बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्यूलरीन भी इसको बोलते हैं। नोट दैट द मॉलिक्यूल हैज द शेप ऑफ सॉसर बॉल जैसी स्ट्रक्चर, इसकी जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल जैसा लग रहा है ना यार ये, ठीक है। इसमें क्या होती है, इस स्ट्रक्चर में आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखने वाली बातें ये हैं कि इसमें 20 तो क्या होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती हैं, 20 तो क्या होती हैं इसमें, हेक्सागोनल रिंग होती हैं, और 12 इसमें क्या होते हैं, पेंटागोनल रिंग होती हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि 20 इसमें क्या होती हैं, हेक्सागोनल रिंग होती हैं। मतलब ये देखो हेक्सागोनल, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, 20 इसमें देखो ऐसी हेक्सागोन, ये देखो ये हेक्सागन है, ऐसी 20 रिंग होती हैं, और ये देखो पेंटागन, ये देखो पेंटागन, ये पेंटागन है। ऐसे इसमें कितनी रिंग होती हैं, ऐसे इसमें 12 रिंग होती हैं। तो ये 20 और 12 ऐसी रिंग से ये मिलकर बना हुआ होता है फ्यूलरीन, ठीक है। इसमें सारे क्या है, ये कार्बन जो है कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो डायमंड के अंदर sp3 है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायमंड के अंदर कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। वहीं बात करूं ग्रेफाइट की तो उसमें sp2 का होता है। फ्यूलरीन के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है फ्यूलरीन। चलो अब बात करते हैं सिलिकॉन्स की, ठीक है। सिलिकॉन्स, कार्बन की बात कर ली, कार्बन के प्रूफ अपन ने देख लिए, अब सिलिकॉन्स की बात करेंगे। सिलिकॉन्स होते क्या है उसकी बात करते हैं। सिलिकॉन अलग है, सिलिकॉन अलग है। सिलिकॉन के ही जो कंपाउंड होते हैं उनको एक सिलिकॉन का ही कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं सिलिकॉन, ठीक है, ध्यान से सुनना।
ये अपने पास में क्या था, RCl। RCl का मतलब क्या है, Cl तो आप जानते ही हो, R क्या है यहाँ पर, R कुछ भी हो सकता है, RCH3, तो कोई सा भी हो सकता है, CH3 हो गया आपका, C2H5 हो गया, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, उसको R बोल दिया। अगर मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे CH3Cl, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जगह मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, RCl, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है सिर्फ CH3 हो सकता है, यहाँ पर C2H5 भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट में R लिख दिया। R किसको रिप्रेजेंट करता है, R होता है एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। R किसको बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, एल्काइल का मतलब है मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये सारे क्या है आपके एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो अपने पास में क्या RCl और ये क्या सिलिकन है, ठीक है। RCl और जब सिलिकन के रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है अपने पास में, और कॉपर की प्रेजेंस में और 570 केल्विन का जो टेम्परेचर रहते हैं, तो अपने पास में क्या बनता है, R2SiCl2। R क्या है, मैंने आपको बताया कि R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, R2SiCl2 बन जाएगा। अब ये R2SiCl2 को जब अपन पानी के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने पास में, R2SiOH2 मिल जाएगा अपन को, ठीक है। यही क्या है आपका, इसी से क्या बनेगा आपका, सिलिकॉन बनेगा, ठीक है। इसी से बनेगा, मतलब ये सिलिकॉन नहीं है, अब सिलिकॉन बना के दिखाता हूं आपको। ये R2SiOH2 है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकन है सॉरी, और ये क्या है, यहां पर R जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या है, R जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या है, OH है, ठीक है, यहां पर क्या है, OH है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहां पर बनाया है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, मान रहे हो ये बात, भाई 2 R है तो मैंने 2 R बना दिए, 2 OH है तो मैंने 2 OH भी लगा दिए, एक सिलिकन है तो मैं सिलिकन भी लगा दिया। उसके बाद में क्या होगा, ऐसा ही और भी हो सकता है, ऐसा और भी कंपाउंड हो सकता है ना, ऐसा ही और भी हो सकता है, और OH एक और बना लो, ऐसा ही R OH OH, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, तो मैंने कहा कि हर ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है, सब में से क्या कर दो आप, सब में से क्या कर दो आप, H2O बाहर निकाल दो, सब में से क्या करो आप, H2O बाहर निकाल दो। मैं इसमें से H2O बाहर निकालूंगा, इसमें से भी मैं H2O बाहर निकालूंगा, इसमें से भी मैं H2O बाहर निकालूंगा। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसका तो H ले लिया, इस वाले का H ले लिया, और इसका OH ले लिया, और मैं ये H2O यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। इसका मैंने क्या ले लिया, H ले लिया, और इसका OH ले लिया, H2O यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे ही आगे वो भी होगा, इसका H लिया, आगे वाले का OH, H2O, इधर इस साइड भी होगा, इसका OH ले लिया, आगे वाले का H ले लिया, तो H2O बाहर निकलेगा। यहाँ से H2O माइनस कर दूंगा मैं, माइनस H2O, यहाँ से भी मैं माइनस कर दूंगा H2O। तो नीचे अपने को स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं किया, बस वही नॉर्मल चीज़ें कर रहा हूँ। R ये यहाँ पर O बचा है, बाकी तो H2O तो निकल ही गया, OSI, ठीक है। यहाँ पर आगे आ जाएगा O, R यहाँ पर आ जाएगा O। तो ये क्या बन गया आपका, इसी को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी क्या है, चेन स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लंबी सी चेन बन जाएगी, ऐसे जो है ऐसी यूनिट जो है आगे और भी जुड़ती जाएंगी। ये मैंने आपको 3 लेके बताए, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो पूरी एक चेन बन जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिलिकॉन बोलते हैं। आप एक चीज नोटिस करो कि यही एक यूनिट जो है ना वो रिपीट हो रही है बार बार, यही जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। देखो ये यहाँ पर वापस रिपीट हो गई, यहाँ पर देखो ये वापस रिपीट हो गई, तो यही एक यूनिट रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, ऐसे क्या है, n नंबर में है। n नंबर का मतलब क्या है, ऐसे n की जगह आप कितनी वैल्यू रख लो, 20 रख लो, तो क्या है, ऐसी 20 ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे 20 कंपाउंड जो आपस में जुड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं, सिलिकॉन बना रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं। समझे या नहीं समझे, ठीक है। अब बात करें कि भैया आपने बताया हमें कि यहाँ पर 1 और 2 R जुड़े हुए हों तब तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या 3 R भी जुड़े हुए हो सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल जुड़े हुए हो सकते हैं 3 R। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 3 R जोड़ दूं, ये आपका सिलिकन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 R यहाँ पर जोड़ दिया, 1 R मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, 1 R मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। पहले कितने थे, 2 ही R थे ना, अब कितने जोड़ दिए मैंने, 3 R जोड़ दिए, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, SI R और यहाँ जोड़ दिया मैंने OH। इसमें से मुझे क्या निकालना है, पानी निकालना है, तो इसका मैंने H ले लिया, इसका OH ले लिया, यहाँ से मैं निकाल दूंगा क्या, माइनस कर दूंगा H2O, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरे पास में बन जाएगा SiR
ओ एस आई आर आर आर। ठीक है, तो ये क्या है, इस बार दो ही का ही बना ना पूरा, तो ये सिलिकॉन नहीं है। ठीक है, ये सिलिकॉन नहीं बना। यहां पर देखो पूरी चेन बनती है, इसको सिलिकॉन बोलते हैं। अगर ऐसा करोगे तो सिलिकॉन नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ भाई, आई समझ में, मजा आया? ठीक, तो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। फिर बात करें इसके यूजेस की, बात कर ले तो ये किसमें यूज होते हैं, वाटर प्रूफ लिख दिया यार, प्रूफ लिखना था। तो यूज की बात करूं तो यूज किसमें, वाटरप्रूफ क्लोथ्स में बनाने में यूज है, रेनकोट बनाने में यूज है इसका। ठीक है, तो मतलब वाटरप्रूफ क्लोथ जो होता है, आजकल आप रील में देखते हो कि कुछ लोग कपड़े पहन के उसमें पानी गिरा के दिखाते हैं आपको कि पानी नहीं हो रहा है ना, उसमें पानी नहीं लगता, तो वो क्या है, वाटरप्रूफ क्लोथ्स हैं, उन पर पानी नहीं लगता। क्यों, रीजन है कि वो किससे, इसकी कोटिंग है उसके ऊपर, तो वाटरप्रूफ क्लोथ्स से बनाए जाते हैं। और आपके रेनकोट वगैरह जो है वो भी इसी से बनाए जाते हैं। और कहां पर यूज में लिए जाते हैं इसको, यूज फॉर बॉडी एनहेंसमेंट। ये भैया बॉडी एनहेंसमेंट क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि एनहेंसमेंट मतलब बॉडी को अच्छा करना। ठीक है, और इसको अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो कॉस्मेटिक सर्जरी। ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी समझते हो, कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब ऐसी सर्जरी करवाते हैं जिसको आप और नॉर्मल भाषा में बोलो तो प्लास्टिक सर्जरी आप जिसको बोलते हो कि यार इसी हीरोइन ने तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है ना, तो वो क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी। देखो कुछ एक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं करते, बहुत सारे जो मॉडल्स, मोस्टली मॉडल्स को काम में लेते हैं, एक्ट्रेस मॉडल। ठीक है, जिनको अपनी बॉडी दिखानी होती है बस वो काम में लेते हैं इस चीज़ को ना, नॉर्मल इंसान क्यों ही करवाएगा ये सारी चीज़ें। तो सिलिकॉन्स किस काम में आते हैं वो देखो ध्यान से, एक तो रेनकोट और वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में काम में आते हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर जैसे किसी को अपनी मसल्स बनानी है तो कुछ लोग जिम करके बनाते हैं, कुछ लोग वो दवाइयाँ खा के बनाते हैं, कुछ लोग क्या करवाते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं। जैसे उस किसी को मसल दिखानी अपनी तो क्या करेगा, यहाँ से कट मारेंगे, उसके अंदर सिलिकॉन भर दिया और उसके बाद में यहाँ पर वो फूला हुआ दिखाई देगा, तो क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी है। किसी को अपने एब्स दिखाने तो वो भी क्या है, करवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं। कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ हीरोइंस, कुछ मॉडल्स ऐसी हैं जो क्या कराते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करवाती हैं। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट से क्या मतलब है कि जो क्या है, अपनी ब्रेस्ट की जो साइज है उसको बढ़ाने के लिए क्या कराते हैं, ये एक सिलिकॉन जो है वो इंप्लांट करा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन का आपको यूज समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर वो दिखा देता हूं मैं, वो ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर सिर्फ एक ही आर जोड़ूं तो मैंने आपको 2 आर जोड़ के दिखा दिए, 3 आर जोड़ के दिखा दिए। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक ही आर जोड़ूं तो क्या होगा, वो ध्यान से देख लो। यहां मैंने आर जोड़ा, यहां जोड़ लेता हूं आर, एस आई ओ एच ओ एच ओ एच। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां कर लेता हूं एस आई आर ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच। ठीक है, ऐसा ही मैं नीचे कर लेता हूं, एस आई ओ एच आर सॉरी, इसको मैं यहां कर लेता हूं, आर को यहां लिख लूंगा तो ताकि बेटर समझ में आएगा। बस आर की पोजीशन चेंज करिए मैंने, बाकी सब कुछ सेम ही है। आर मैं एक ही रख रहा हूं, बस मैंने पोजीशन उसकी चेंज कर दी, ऊपर से मैं साइड में लेके आ गया उसको, है ना। चलो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ ओ एच, यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ कर लेता हूँ ओ एच, यहाँ कर लेता हूँ आर, यहाँ लिख लेता हूँ ओ एच, यहाँ लिख लेता हूँ ओ एच। ठीक है, अब इसको क्या करना, वही अपन को H2 जो है H2O हटाना है और अपन को आपस में इनको जोड़ देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका ले लेता हूँ OH और इसका ले लेता हूँ OH, इसको पानी निकाल दूंगा यहाँ से, इसका H और इसका OH, यहाँ से पानी निकाल दूंगा, एक यहाँ से पानी निकाल दूंगा मैं, यहाँ से पानी निकाल दूंगा, एक यहाँ से मैं पानी निकाल दूंगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी कोई होगा तो उससे निकाल दूंगा, ऐसे ही ऊपर भी कोई होगा तो उससे निकाल दूंगा, ऐसे नीचे भी कोई होगा तो उससे निकाल दूंगा, नीचे भी कोई होगा तो उससे निकाल दूंगा। तो ध्यान से देखना आप कैसे बन जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा वो देखना। ऐसा ही है, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर ओ लिख दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर ओ, ये जुड़ गया इससे क्योंकि यहाँ से मैं पानी निकाला तो यहाँ पर ओ बचा है, ओ आर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ओ, नीचे ओ, और यहाँ पर आ जाएगा एस आई। एक और पेज बना लेते हैं, चलो एस आई, यहाँ आ जाएगा ओ, इससे भी आर जोड़ देंगे, इधर ओ इससे जुड़ा हुआ होगा, इधर एस आई है, इधर आर है,
इधर O इससे जुड़ा हुआ होगा, इधर O इससे जुड़ा होगा। तो ये भी क्या है, एक सिलिकॉन का टाइप है, ये भी क्या है, एक सिलिकॉन का टाइप है। ऐसे नीचे की तरफ बहुत सारे बनते जाएंगे, ये एक यूनिट हो गई, और ऐसी N जो है यूनिट है वो नीचे की तरफ, वो उसमें क्या है, पहले वाले में जो अपने बनाई थी उसमें क्या चेन जैसी स्ट्रक्चर बन रही थी, यहाँ पर अपन ने बनाई थी पहली, इसमें क्या है पूरी लंबी चेन जैसी स्ट्रक्चर बनी थी, बहुत सारी लंबी चेन बनेगी। इसमें क्या शीट जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ये इस ऐसे लंबी नहीं बनेगी, इस तरह से ऐसे फैलती जाएगी, ऐसे फैलती जाएगी स्ट्रक्चर है ना, ये भी क्या है सिलिकॉन का ही टाइप है। चलो सिलिकॉन के यूजेस आपको पता लग गए। फिर दूसरा है सिलिकेट्स, ठीक है, ये अपन किसके पढ़ रहे हैं, सिलिकॉन के कंपाउंड पढ़ रहे हैं। पहले अपन पढ़ लिया सिलिकॉन, सिलिकॉन के कंपाउंड पढ़ रहे हैं अपन, पहला अपन ने पढ़ा सिलिकॉन, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिलिकेट्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SiO4 4 नेगेटिव, क्या होता है, SiO4 4 नेगेटिव, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इनकी, टेट्राहेड्रल होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है ना, क्वेश्चन में आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। सिलिकेट्स होते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, SiO4 4 नेगेटिव, ये दिमाग में बैठा लेना, अभी PYQ कराऊंगा तो उसमें पूछा भी गया है शायद, देख लेना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और पहला है टाइप का है ऑर्थोसिलिकेट। अब सिलिकेट के बहुत सारे टाइप हैं, एक एक टाइप को पढ़ लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है, इनका एग्जाम्पल आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ऑर्थोसिलिकेट, पहला क्या है, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट में आपको ध्यान में क्या रखना है, वो ध्यान में सुन लेना। सिलिकेट के अलग अलग प्रकार के होते हैं, पहला है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट में क्या याद रखना आपको कि नो ऑक्सीजन शेयर्ड बिटवीन टू सिलिकेट, दो सिलिकेट है, ये देखो एक सिलिकेट मैंने इधर रखा, एक सिलिकेट मैंने इधर रखा, तो दोनों सिलिकेट क्या अलग अलग है, इनमें कोई भी ऑक्सीजन जो है वो कॉमन नहीं है। दोनों सिलिकेट, एक सिलिकेट मैंने यहां रखा है, एक सिलिकेट यहां रखा है, दोनों के बीच में कोई ऑक्सीजन जो है वो शेयर नहीं है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर होती तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, अलग बोलेंगे उसको। अगर ऑक्सीजन शेयर नहीं है तो कोई क्या बोलेंगे उसको, ऑर्थोसिलिकेट बोलेंगे। ऐसा सिलिकेट जिनके बीच में कोई ऑक्सीजन जो है वो शेयर ना हुई हो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोसिलिकेट। तो ये ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भैया ऐसा कौन सा सिलिकेट है जिसके बीच में ऑक्सीजन शेयर नहीं होती, तो आपको बोल देना है ऑर्थोसिलिकेट। या फिर कुछ ऐसे पूछ लेता है कि ऑर्थोसिलिकेट कौन से होते हैं, तो आप बोल देना ऐसे सिलिकेट होते हैं जिनके बीच में कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑर्थोसिलिकेट का, जब कोई ऑक्सीजन शेयर ही नहीं होती तो कैसा होगा, ऐसा ही फॉर्मूला होगा, SiO4 4 नेगेटिव, ठीक है। इसका आपको एग्जांपल याद रख लेना है, ZrSiO4 Mg2 SiO4, ठीक है। फिर दूसरे टाइप का जो है वो क्या है, पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में आपको क्या याद रखना है कि वन ऑक्सीजन इज शेयर्ड बिटवीन टू डिफरेंट सिलिकेट, दो सिलिकेट के बीच में क्या होगा, एक ऑक्सीजन जो वो शेयर होगा। ऑर्थोसिलिकेट में क्या था, कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं थी, कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं थी, यहां पर एक ऑक्सीजन जो वो शेयर हो जाएगा। ये दो सिलिकेट है, इनके बीच में एक ऑक्सीजन जो है वो शेयर हो जाएगा, वो ऑक्सीजन इसकी भी होगी, वो ऑक्सीजन इसकी भी होगी, दोनों के बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन इसमें शेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, पायरोसिलिकेट। तो ऐसा सिलिकेट जिसके बीच में एक ऑक्सीजन शेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, पायरोसिलिकेट बोलते हैं। फॉर्मूले की बात करूं तो Si2O7 6 नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑर्थोसिलिकेट का क्या होता है, ये वाला होता है, ऑर्थोसिलिकेट का ये फॉर्मूला होता है, पायरो का ये होता है। एग्जांपल की बात करूं तो Si2O7 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा, सॉरी, फॉर्मूला इसका ये है। तीसरा टाइप का है साइक्लिक सिलिकेट, या फिर इसको रिंग सिलिकेट बोलते हैं। साइकिल मतलब इस गोल गोल होगा, रिंग भी गोल गोल को बोलते हैं, वो पता ही है ना। तो साइक्लिक सिलिकेट या फिर रिंग सिलिकेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SiO3 2 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव। ये N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N कितने भी हो सकते हैं, मतलब है ना। ये इसमें भी क्या है, दो ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। पहले वाले में ऑर्थो में क्या है, एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं था, नो ऑक्सीजन शेयर, ठीक है। इसमें क्या था, एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा था पायरो में। और चेन साइक्लिक और रिंग वाले में क्या होगा, दो ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर होंगे। ये दो सिलिकेट हैं, इनके बीच में क्या है, दो ऑक्सीजन जो है वो शेयर होंगे, दो ऑक्सीजन जो है वो शेयर होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो CaSi3O9 Be3Al2Si6O18। तो ये आपको एग्जाम्पल इनकी याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, और कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे वो याद रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इनके स्ट्रक्चर भी होते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर अपने लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी कहीं से नहीं है, इसलिए अपन को नहीं पढ़ने हैं वो, ठीक है। चलो चेन सिलिकेट की बात करें, चौथा टाइप का जो सिलिकेट है वो क्या है, चेन सिलिकेट, ठीक है। चेन सिलिकेट में क्या होता है, इसमें दो ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, इसमें भी क्या होता है, दो ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या होता है, शेयर होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, SiO3 2 नेगेटिव N, ठीक है। एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा LiAl SiO3 2, ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में इसमें भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में कर लेता हूँ, इसका हिंदीकरण कर लेता हूँ, रह गया होगा, ठीक है। अगर दो चेन आपस में
आपस में क्रॉस लिंक होकर जुड़ी हुई हो तब वो Si4O11 6 नेगेटिव N बनाती हैं, उसको हम एम्फीबोल्स बोलते हैं, एम्फीबोल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एस्बेस्टोस, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। चेन सिलिकेट मैंने आपको बता दिया, चेन सिलिकेट क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है 2 ऑक्सीजन एटम इसमें शेयर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो AlIAl SiO3 2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ठीक है। चेन क्या होती है वो आपको पता लग गया। ऐसे मान लो 2 चेन है और दोनों चेन को मैं आपस में क्या क्रॉस लिंक कर दूं, ऐसे जोड़ दूं आपस में, ठीक है। ये ऊपर वाली अलग चेन है, ये नीचे वाली अलग चेन है, दोनों को मैं आपस में ऐसे जोड़ दूं, ठीक है। आपस में मैंने जोड़ दिया तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन एम्फीबोल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 2 चेन आपस में क्रॉस लिंक होकर जुड़ी हुई हो तब वो Si4O11 6 नेगेटिव N, ये इसकी फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबोल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो एस्बेस्टोस, एग्जाम्पल क्या है इसका, यह ध्यान रखना, एस्बेस्टोस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट सिलिकेट, 5वां क्या है, सीट सिलिकेट। चेन सिलिकेट अपन ने पढ़ लिया, फिर बात करेंगे सीट सिलिकेट की। तो उसमें क्या 3 ऑक्सीजन एटम जो वो शेयर होते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, इसका फॉर्मूला होता है Si2O5O2 नेगेटिव, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्ले इसका एग्जाम्पल हो गया। 3D सिलिकेट, फिर क्या था 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल, उसको शॉर्ट में 3D सिलिकेट बोलते हैं। इसमें चारों के चारों ऑक्सीजन जो है वो शेयर होते हैं। सिलिकेट के अंदर 4 ऑक्सीजन होते हैं, चारों के चारों ही क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, ठीक है। आपस में शेयर रहेंगे ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका क्या है, जियोलाइट और फेल्डस्पार इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर बेस्ड, ताकि आपको मजा आ जाए। चलो, कॉस्मेटिक सर्जरी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, अभी अभी बस थोड़े 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 के अंदर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अपने बात भी करी कि कॉस्मेटिक सर्जरी में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो उसका उपयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी मैंने आपको बताया था कि किसी को मसल बढ़ानी है, किसी को अपने ब्रेस्ट साइज बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन्स की सर्जरी करवाते हैं। मैंने आपको बताया है, जियोलाइट नहीं, सिलिका नहीं, सिलिकेट नहीं, सिलिकॉन्स, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन सही जाएगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सिलिकेट्स की मूल संरचना इकाई क्या है। मूल संरचनात्मक इकाई क्या है, ठीक है। मूल संरचनात्मक इकाई आपको बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा है इसका, तो ये नीट 2013 के अंदर आया। सिलिकेट्स अभी मैंने आपको बताई है सिलिकेट्स के बारे में, और इनका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। आपको आंसर आना चाहिए, ABCD में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप बताइए कि भैया सिलिकेट्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। SiO4 4 नेगेटिव, SiO3 2 नेगेटिव, SiO4 2 नेगेटिव, SiO नेगेटिव। जल्दी से आंसर आना चाहिए, मैं बता देता हूं आंसर होगा इसका A, ठीक है। SiO4 4 नेगेटिव। आ जाओ, चलो दिखा देता हूं आपको, कहां बताया मैंने। सिलिकेट्स का बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया SiO4 4 नेगेटिव, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनाइन सिलिकेट के चेन स्ट्रक्चर, चेन श्रृंखला जो है, चेन स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताई है। चेन श्रृंखला के अंदर जो श्रृंखला संरचना है, चेन को श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, स्ट्रक्चर को संरचना बोलते हैं, उसी का हिंदीकरण किया गया है। चेन स्ट्रक्चर में मौजूद है, निम्नलिखित में से कौन सा एनाइन ऐसा है जो चेन स्ट्रक्चर में क्या है, मौजूद होता है। तो मैंने आपको ये बताया था थोड़ी देर पहले ही। ये वाला है क्या, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। ये वाला नहीं होता है, ये वाला भी नहीं होता है, ये तो पायरोसिलिकेट का है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, सी वाला ऑप्शन। चलो उसको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। चेन स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं, चेन सिलिकेट के अंदर, चेन सिलिकेट ये रहा। इसका ये बेसिक फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, और ये वाला ही यहाँ पर आंसर है, ये देखो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो सब कुछ करवा दिया गया है जो पूछा गया है, ये AIPMT 2007 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है।
चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर को करते हैं खत्म। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकेट नहीं है? इनमें से कौन सा सिलिकेट है ऐसा है जो नहीं है, मतलब सिलिकेट नहीं है? एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए हैं, उनमें से ही है। कौन सा इनमें से सिलिकेट नहीं है? ए बी सी डी, जल्दी से बताओ। ए दे रखा है क्या? माइका है, बी है जियोलाइट, सी है फेल्ड्स्पार और डी है कार्बोरेंडम। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी 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 आंसर बताइए भैया। तो मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, नोट्स में आपको काम आएगी। जियोलाइट, जियोलाइट, फेल्ड्स्पार, फेल्ड्स्पार और माइका, माइका, ये तीनों ही क्या हैं? सिलिकेट हैं, सिलिकेट हैं। तो ये तीनों सिलिकेट है, मतलब सिलिकेट कौन सा नहीं है? अपन को ये तो पूछा है कि कौन सा सिलिकेट नहीं है, तो वह है आपका कार्बोरेंडम, जो वो सिलिकेट नहीं होता है। तो यहीं अपना चैप्टर जो पी ब्लॉक समाप्त होता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। चैप्टर समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही ईजी था यार, मजा आ जाना चाहिए। अगर आपने पीरियोडिक टेबल से अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको मजा आना चाहिए। तो इसके आगे क्या करेंगे अपन? हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में चलेंगे अपन 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।